नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है धांसू ट्रिक 15 में 15 आएंगे, संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी, जो कि आपके एग्जाम में 15 नंबर की आने वाली है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि दही चीनी खाना भूल जाना, पर इस वीडियो को देख करके जाना दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र वीडियो आपको 15 नंबर दिलवाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या कुछ सिलेबस है, पहले इसको जानते हैं, फिर एक एक टॉपिक को समझाते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं ईवीएस की पेडागोजी को लेकर के, तो ईवीएस पेडागोजी में आपको पढ़ना होता है पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा, अर्थ, संकल्पना एवं पर्यावरण अध्ययन का विशेष क्षेत्र। ये आपका एक टॉपिक बनता है। साथ ही साथ बनता है दूसरा टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तीसरा टॉपिक आपका बनता है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और चौथा टॉपिक बनता है आपका शिक्षण विधियां, भ्रमण विधि, निरीक्षण विधि, खोज विधि क्या है, इसके अंतर्गत कैसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। सीटेट आपसे किस तरीके के प्रश्न ईवीएस पेडागोजी से पूछेगा, पर्यावरण का महत्व क्या है, एकीकृत पर्यावरण है क्या, और साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा व्यवस्था क्या है, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या है पर्यावरण अध्ययन का, शिक्षण समस्या क्या है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि बात करूं आप सभी लोगों से पर्यावरण अध्ययन को लेकर के, तो पर्यावरण अध्ययन परि और आवरण, परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। जहां परि का अर्थ होता है चारों ओर से, वहीं आवरण का अर्थ होता है दोस्तों घिरा हुआ, चारों ओर से ढका हुआ या घिरा हुआ आच्छादित क्षेत्र जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पूर्ण परिवेश। ऐसा परिवेश जो संपूर्णता पूर्ण हो, उसे कहते हैं पूर्ण परिवेश। प्रत्येक जीवधारी के चारों ओर जैविक एवं अजैविक पदार्थ हैं। इन पदार्थों से घिरा हुआ आवरण ही जैव जीव का पर्यावरण कहलाता है। कोई भी जीवधारी हो, उसके चारों ओर या तो जैविक होगा या अजैविक होगा, यानी कि या तो आपका शाकाहारी, मांसाहारी अपघटक होंगे, या आपके अजैविक पदार्थ होंगे, कुर्सी, मेज या वस्तुएं। अजैविक रबड़, प्लास्टिक सब कुछ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पर्यावरण में पृथ्वी के दोनों घटक जैविक यानी कि जीवित, अजैविक अथवा भौतिक यानी कि अजीवित पाए जाते हैं। ये आपका पर्यावरण अध्ययन से विकसित अवधारणा रही। अब बात करते हैं पर्यावरण की संकल्पना क्या है। पर्यावरण की जो संकल्पना है दोस्तों, वो तीन मुख्य कारक होते हैं। एक तो जलीय कारक, दूसरा आपका भौतिक कारक, और तीसरा आपका सांस्कृतिक कारक। जलीय कारक में दोस्तों क्या होता है कि जलीय कारक के अंतर्गत जीवित सजीव कीड़े मकोड़े आदि आते हैं। जलीय कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है, जीवित सजीव कीड़े मकोड़े आदि आते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं भौतिक कार्य को लेकर के, तो भौतिक कार्य में दोस्तों ऊर्जा, निर्जीव, बोर्ड भौतिक कार्य आते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ऊर्जा जो है वो भौतिक कार्य में आता है। वहीं सांस्कृतिक कारक की बात करें तो दोस्त, रिश्ते, समुदाय, देश आदि सांस्कृतिक कारक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण संकल्पना कितने कारक, जलीय कारक, भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। जलीय कारक में क्या, जीवित सजीवित कीड़े मकोड़े आदि। भौतिक कारक में क्या, ऊर्जा, निर्जीव, बोर्ड आदि भौतिक कारक के अंतर्गत। वहीं सांस्कृतिक कारक की बात करूं तो दोस्त, रिश्तेदार, समुदाय, ये सब सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन का विशेष क्षेत्र क्या है। क्या है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, तो वर्तमान में सबसे विकसित जीव मानव की गतिविधियों के कारण, वर्तमान में सबसे विकसित जीव मानव की गतिविधियों के कारण पर्यावरण में खतरे हैं। सभी जीव जगत के अस्तित्व को मनुष्य की गतिविधियों ने खतरे में डाल दिया है। इन बिंदुओं के लिए अलग से पर्यावरण अध्ययन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, जब पर्यावरण की आप बात करते हैं तो प्राकृतिक संपदाओं को, प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं को, उनका संरक्षण, उनसे हमें फायदे क्या है, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, इन सबको आपको पढ़ना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, तो प्राकृतिक संपदा का संरक्षण जल, वायु,
स्थल, वन, मृदा, वन्य जीव, इतनी चीजों का संरक्षण किया जाता है प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत। वहीं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के कौन से परंपरागत स्रोत हैं, कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन से रिन्यूएबल एनर्जी है, सौर ऊर्जा क्या है, कोयला क्या है, ये आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण एवं समृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और प्रदूषण, इतने हमको पर्यावरण के क्षेत्र पढ़ने होते हैं। पर्यावरण जब अध्ययन करते हैं तो इतने क्षेत्र का हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सतत मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन की एक ऐसी व्यवस्था जो सीखने के साथ साथ चलती रहती है। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दो ऐसे मूल्यांकन होते हैं, दो ऐसे मूल्यांकन जो सीखने के साथ साथ चलते रहते हैं, यानी कि पठन पाठन की क्रिया के साथ निरंतर चलने वाली जो मूल्यांकन होता है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। अब सतत और यही बात व्यापक मूल्यांकन पे होती है कि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि मूल्यांकन की वह तरीका जिसके द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक सभी गुणों एवं विशेषताओं का मूल्यांकन सीखने सिखाने के साथ चलता रहता है, उन्हें व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। बोले सर सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में फिर अंतर क्या है। सतत मूल्यांकन में बच्चा ये होता है कि इसमें किसी एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष में से किसी एक पक्ष का यदि मूल्यांकन किया जाए तो उसे सतत मूल्यांकन कहेंगे, और ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाए तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सतत मूल्यांकन का किसी एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की विकास सीमा, छात्रों की विकास सीमा निर्धारित करने हेतु जो तरीका उपयुक्त है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। कभी भी आपके ईवीएस के प्रश्न पत्र में लिख के आ जाए कि छात्रों के विकास हेतु तरीका उपयुक्त कौन सा है, तो आप ऑप्शन में ढूंढना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बालक के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। जैसे अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप कर दूं तो आप कहीं ना कहीं से सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से पढ़ने और पढ़ाने के साथ सतत क्रिया के रूप में चलता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की मैं बात करूं ईवीएस के परिप्रेक्ष्य में, तो ईवीएस में मैप पढ़ाया जाता है, चार्ट पढ़ाया जाता है, ग्राफ पढ़ाया जाता है, चित्र और मॉडल पढ़ाया जाता है, ग्लोब और श्यामपट आदि का पठन पाठन कराया जाता है। अब ग्लोब की बात करें तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, मॉडल है पृथ्वी का। इसका उपयोग पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप और आकार को समझाने के लिए किया जाता है। ग्लोब का प्रयोग दोस्तों पृथ्वी में स्थिति बताने के लिए कि एशिया महाद्वीप कहां पर है, हिंद महासागर कहां पर है, प्रशांत महासागर कहां पर है, उसकी स्थिति का अवलोकन कराने के लिए दोस्तों हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। वहीं मानचित्र से बच्चों के में स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने में को सर्वप्रथम दिशा भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। दोस्तों एग्जाम में आपके मानचित्र से प्रश्न है, आप ये कीवर्ड याद कर लो, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति, ये आपका विकल्प दिख जाए आप लगा देना, ज्यादा सोचना मत, वही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट श्यामपट में दोस्तों ये तो आपने खुद ही पढ़ा होगा, देखा होगा कि श्यामपट को शिक्षण कार्य है तो मुख्य सहायक सामग्री, यदि आपके प्रश्न में पूछा जाए कि इनमें से मुख्य सहायक सामग्री कौन सी है तो फिर आप श्यामपट पे जाना। जैसे मानचित्र दिया हो, मैप दिया हो, श्यामपट दिया हो, ग्लोब दिया हो, तो अब मुख्य सहायक सामग्री पूछा जाए तो आप श्यामपट को देना। अब बात करते हैं श्रव्य सामग्री। अभी दृश्य सामग्री देखी, अब श्रव्य सामग्री की बात करें। श्रव्य मतलब जो सुन करके लर्निंग अधिगम की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। रेडियो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये क्या है आपकी श्रव्य सामग्री है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है। वहीं मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि टीवी,
प्रोजेक्टर, लैपटॉप और कंप्यूटर। टीवी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और कंप्यूटर आदि क्या है आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री है। टीवी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर ये आपकी क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री है। कंप्यूटर वह सामग्री है जिसके द्वारा छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्वलन प्राप्त होता है। सर पुनर्वलन नहीं समझ में आया, पुनर्वलन क्या होता है? पुनर्वलन दोस्तों वह बाह्य उद्दीपक जिससे सीखने की गति को बढ़ावा मिलता है उसे पुनर्वलन कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या है दृश्य यानी कि उसमें चित्र भी दिखाई देते हैं और श्रव्य यानी कि उसमें से वॉइस भी आती है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री है। भ्रमण क्या है दोस्तों? भ्रमण कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं दोस्तों। एक तरीके से भ्रमण में क्या होता है, जैसे मैं साइंस सिटी की बात करूं, लखनऊ में जो साइंस सिटी है उसमें 3D व्यूज भी दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, तो उसे आप काउंट कर सकते हो दृश्य श्रव्य सामग्री में। अब बात करते हैं चित्र को लेकर के। तो चित्र दोस्तों वह सहायक सामग्री जिसे प्रदर्शन के लिए उपयुक्त सामग्री माना जाता है एवं इतिहास शिक्षण को सजीव बनाती है चित्र। जैसे कि नवाब वाजिद अली की आपको फोटो दिखा दी, अकबर की फोटो दिखा दी, तो आप समझ पाओगे, या हड़प्पा की सभ्यता में जो उत्खनन में पाए गए जो चित्र दृश्य पाए गए उसको दिखाया जाए, तो आप चीजों को जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। तो ये आपका दृश्य सामग्री में जाएगा, भ्रमण और चित्र दृश्य सामग्री में चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? यदि मैं बात करूं शिक्षण विधियों को लेकर के, तो भ्रमण विधि में भ्रमण के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है तथा यह विधि मुख्यतः बच्चों के वास्तविक जीवन तथा उनकी परिस्थितियों के अनुसार जोड़ती है। अब इससे क्या समझे आप सभी लोग? इस प्रश्न से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सितारा ये लाइन है। यदि कभी भी आपके प्रश्न में ये दिख जाए बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ करके चीजें सिखाई जा रही हैं, आप समझ जाना उससे बढ़िया कोनो आंसर नहीं। भ्रमण विधि दोस्तों इसीलिए ही करवाई जाती है कि यदि किसी बालक को हमें अवधारणा विकसित करनी हो हवा महल के बारे में, तो बालक को हवा महल दिखाया जाए और वहां से कहा जाए कि इसमें जो खिड़की है इसमें क्रॉस वेंटिलेशन है, इस वजह से यहाँ पर हमें हमेशा चाहे शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो चाहे कोई भी ऋतु हो, चारों ऋतुओं में से हमेशा यहाँ पर ठंडी हवा आती रहती है। बच्चों के वास्तविक जीवन तथा उनकी परिस्थितियों के अनुसार समझाना ही भ्रमण विधि कहलाता है। अब बात करते हैं, इसे उदाहरण भी दिया गया ताजमहल की अन्य इमारतें ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करके क्षमता का विकास करना। अब बात करते हैं दोस्तों खोज विधि या अन्वेषण विधि। इस विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रांग है। यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित होती है। ईवीएस की क्लास में यदि कोई बालक स्वयं करके सीख रहा है, गलतियां करके सीख रहा है दोस्तों, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। फिर इधर उधर लिविर लिविर मत करना, आंसर ये आ जाए फिर लगा के चले आना, गलत नहीं होगा। चलिए भाई, अब बात करते हैं निरीक्षण विधि को लेकर के। निरीक्षण विधि के जनक दोस्तों कौन है? जेबी वाटसन माने जाते हैं। इसमें बाह्य रूप से व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है, बाहरी रूप से व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है। इस विधि को अन्य नामों से जानते हैं, जैसे अवलोकन विधि के नाम से जानते हैं, निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं, प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं और बहिर्दर्शन आदि के नाम से विधि को जानते हैं। इस विधि में मनोवैज्ञानिक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करता है तथा उसके व्यक्तित्व के बारे में आकलन करता है। यह होता है निरीक्षण विधि। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण का महत्व, एकीकृत पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण एक ऐसा विषय है, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कई विषयों से मिलकर के बना है, जैसे भूगोल, इतिहास, समाज, राजनीति शास्त्र। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी कक्षा से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है? तो आपको याद रखना 3rd 4th 5th की कक्षाओं के बालकों को पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान दिया जाता है। 1st 2nd क्लास में ईवीएस की क्लास नहीं पढ़ाई जाती। ध्यान देने वाली बात है कि 1st 2nd क्लास में ईवीएस की क्लास नहीं पढ़ाई जाती है, 3rd 4th 5th में ईवीएस की कक्षाएं संपन्न की जाती हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों से विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। जीवन से वास्तविक जीवन का जुड़ाव। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध यह होता है ईवीएस का कि W = F × D, यानी कि वर्क की जो
डिफिनीशन होती है, जो कार्य की परिभाषा होती है, वह कहती है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह उत्पाद है बल और किसका, विस्थापन का। यदि किसी पर बल लगाया जाए किसी वस्तु पर, तो वह अपनी दिशा, अपनी जगह को विस्थापन करती, डिस्प्लेसमेंट करती है, ये कहता है। तो जीवन से वास्तविक जीवन, यदि जैसे कि उदाहरण लेते हैं, कोई बच्चा है, आप मास्टर बन गए और आपने किसी बच्चे के थप्पड़ मारा, तो उसका गाल जो है वो मूव कर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जीवन से वास्तविक जीवन का जुड़ाव रख करके आपने सीखा कि आपने कार्य किया थप्पड़ मारने का, तो क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा उसके गाल पर और डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी मूवमेंट हो गया उसके गाल का। अब बात करते हैं विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से इस तरीके से जुड़ा हुआ है जीवन से वास्तविक जीवन का जुड़ाव। अब बात करते हैं शिक्षण समस्याएं क्या क्या आती हैं। जिन छात्रों को पर्यावरण में अध्ययन में रुचि ना हो, तो बालक की गलती नहीं, अध्यापक की गलती, आपको मान के चलना है। यह शैक्षणिक कार्य में समस्या उत्पन्न करता है, परंतु रुचि को पर्यावरण अध्ययन की तरफ खींचने का संपूर्ण दायित्व किसका है, शिक्षक का है। आपसे प्रश्न बनेगा कि एक बालक, सारिका नाम की लड़की है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, आप क्या करेंगे? तो आपको ऑप्शन ढूंढना होगा कि अध्यापक की गलती है, अध्यापक को रुचि आकर्षित करना है, ध्यान आकर्षित करना है। यदि आपके विकल्प में ये वाला आंसर हो तो फिर यही लगा के आना, गलत नहीं होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? यदि क्लास बढ़िया लगी है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि दोस्तों एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। 15 नंबर का आज पढ़ा दिया और 15 नंबर को दोस्तों कल पढ़ा दूंगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो पे दोस्तों 1000 लाइक्स देने होंगे, तभी दोस्तों मैं ये वाली वीडियो लेके आऊंगा। एनसीईआरटी ईवीएस की वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। 15 नंबर की क्लास ये होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।